हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं इसरो से रिलेटेड मेजरमेंट सब्जेक्ट के बारे में। ऑलरेडी इसमें हम एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस सेशन में अगर आपने उस सेशन को अटेंड किया है तो आपने देखा होगा कि उस सेशन में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि किस तरीके से मेजरमेंट में एरर एनालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और हम एरर एनालिसिस के इस सेकेंड पार्ट में कोशिश करेंगे कि हम एरर एनालिसिस को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं पार्ट 2 ऑफ एरर एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि ये बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है इस सब्जेक्ट का। आप बाकी पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने एरर एनालिसिस को अच्छे से नहीं समझा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये टॉपिक हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इनबिल्ट है, उसमें यूज होता है। तो बहुत जरूरी है कि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको हम बहुत ध्यान से समझें। दो डिफरेंट टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कई बार हमें लगता है कि दो टर्म एक ही जैसी बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से उसको समझ पाते हैं। और जितना अच्छे से, जितना क्लियरली आप उसको समझेंगे, उतना ही अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाएंगे। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का सेशन है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष सक्सेना। आई हैव टोटल 14+ years of teaching experience. I have MTech from IIT BHU in 2010. I have written couple of books. मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जो इंजीनियरिंग एथिक्स और पावर सिस्टम पे हैं। बेसिकली आई बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। My areas of expertise are power system, electrical machines, electromagnetic field theory, material science, engineering ethics and electrical and electronics measurement. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमने लास्ट क्लास में जहां तक किया था उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक हम लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एक्यूरेसी के बारे में, और एक्यूरेसी के बारे में हम बात कर रहे थे लिमिटिंग एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर, और परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में भी कि हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो सबसे सिंपल डायग्राम हम देख सकते हैं अपने मीटर का, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका स्केल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंटर। ये हो गया आपका पॉइंटर और ये हो गया स्केल। तो हमने इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे, एक्चुअली 3 टर्म डिस्कस किए थे। पहला था फुल स्केल डेफ्लेक्शन वैल्यू, फुल स्केल डेफ्लेक्शन वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू आप मीजर कर रहे हैं उसको हमने बोला था मीजर्ड वैल्यू, और एक्चुअली जो वैल्यू आपको मीजर करना चाहिए था, जो एक्चुअली में ट्रू वैल्यू थी, उसको हमने बोला था ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कैसे हमने डिफाइन किया था लिमिटिंग एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर और परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर को, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। तो जब हम लिमिटिंग एरर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन मीजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, एंड द रेंज ऑफ लिमिटिंग एरर इज कांस्टेंट। जब हम अलग अलग रीडिंग्स किसी मीटर से लेते हैं, किसी मीजरिंग डिवाइस से लेते हैं, तो उसमें जो लिमिटिंग एरर है वो हर एक उस मीजर्ड वैल्यू के लिए कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है अभी हमें समझ में आ जाएगा। फिर हमने बात करी थी परसेंटेज लिमिटिंग एरर के बारे में।
मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। जब हम ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में लिमिटिंग एरर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं परसेंटेज लिमिटिंग एरर, एंड इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। ये वेरिएबल क्वांटिटी क्यों है? इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज हर एक मेजरमेंट के लिए जो ट्रू वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, और हर एक ट्रू वैल्यू के लिए जो मीजर्ड वैल्यू है वो भी अलग अलग होगी। तो मीजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है, लिमिटिंग एरर है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट है, बट ये ट्रू वैल्यू तो हर एक मेजरमेंट में चेंज हो जाएगी, और यही रीजन है कि जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमने बात करी थी परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में। इसमें हमने क्या किया था कि जो लिमिटिंग एरर थी उसको हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया था, AM माइनस AT डिवाइडेड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। और मजे की बात यह है कि ये जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी मीटर के लिए परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये भी कांस्टेंट हो गया भाई, किसी भी गिवन मीटर के स्केल के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू तो एक बार आपने मीटर बना दिया तो फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है लिमिटिंग एरर भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब परसेंटेज गारंटीड एरर जो है वो क्या है? इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और ये दोनों ही वैल्यूज जो कि फिक्स्ड हैं, जब कोई मैन्युफैक्चरर आपको मीटर बनाकर देता है तो वो उस मीटर पे उसको स्पेसिफाई कर देता है कि भैया लिमिटिंग एरर की रेंज ये है और परसेंटेज गारंटीड एरर ये है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। वो आपको मैन्युफैक्चरर लिख के देता है, पहले से बता देता है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम एरर और लिमिटिंग एरर। ये तीनों ही बातों में हम एक ही लॉजिक, एक ही फिलॉसफी यूज करेंगे। हम करने के वाले हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, मान लीजिए A है और B है। अब आप इसमें कई तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, या आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कुछ डिवाइड कर सकते हैं किसी तरीके से। इन सारे ही केसेस में अगर हमें इनकी इंडिविजुअल एरर्स पता है, चाहे वो लिमिटिंग एरर हो, चाहे वो अनसर्टेनिटी हो, कोई भी नाम दे, बात वही है। तो अगर हमें इंडिविजुअल एरर्स पता है तो क्या इस कंबाइंड ऑपरेशन की एरर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या लॉजिक है? सबसे पहले लॉजिक लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, add the individual errors, add the individual errors in terms of, या इस तरीके से लिख लीजिए, when these are represented in magnitude। इसका मतलब क्या है हम अभी समझेंगे। मतलब अगर हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एरर्स को हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्टेंट एरर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्टेंट एरर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम एरर जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉलरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी A में
कुछ मैक्सिमम एरर है, कुछ बी में कुछ मैक्सिमम एरर हो सकती है, और हमें दोनों के कंबाइंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन का एरर देखना है, तो हम दोनों की जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसको सिंपली ऐड कर देंगे और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, चाहे वो एडिशन का हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन का हो। बट हमें यह ध्यान रखना है कि हम ऐड तभी कर पाएंगे जब ये एरर्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दी हुई हो, तभी हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड में ना दे के परसेंटेज में दे दे। अगर परसेंटेज में देता है तो हमें उस परसेंटेज को मैग्नीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम मैक्सिमम टॉलरेंस या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम एरर के लिए दोनों के इंडिविजुअल एरर्स को जोड़ पाएंगे। शर्त बस एक है कि वो मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप किस तरीके से मैक्सिमम टॉलरेंस या मैक्सिमम एरर निकाल सकते हैं? अगेन ऐड द इंडिविजुअल एरर्स, ऐड द इंडिविजुअल एरर्स when these are represented in परसेंटेज फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप तभी इंडिविजुअल एरर्स को ऐड करेंगे जब वो परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई हो। अगेन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर मान लीजिए मैग्नीट्यूड में दे दिया उसने, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड को पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे और तब हम उनके ऑपरेशन का जो टोटल मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो निकालेंगे बाय द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स। Again, this is also irrespective of resultant error. क्यों? क्योंकि हम यहां पर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम टॉलरेंस या मैक्सिमम एरर निकालने की बात कर रहे हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इंडिविजुअल एरर्स को हम तभी ऐड करेंगे जब वो परसेंटेज के फॉर्म में हो। तो ये तो था लॉजिक। अब इसको एक बार हम करके देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं R1 और R2। तो पहले हम ऐड कर रहे हैं, या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए जो इंडिविजुअल एरर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दी हुई हैं। R1 दिया हुआ है 200 ± 4 और R2 दिया हुआ है 100 ± 2। तो ये जो ±4 और ±2 है ये क्या है? These are individual maximum errors in magnitude। इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यस और नो? अगर मुझे डायरेक्टली इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन का मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम एरर निकालना है तो क्या करेंगे? इनकी इंडिविजुअल जो एरर्स है उनको सिंपली ऐड कर देंगे। अब मान लो मैंने R1 + R2 किया, तो R1 + R2 में क्या करेंगे? जो मेजर्ड वैल्यू है क्या है? 200 और 100। R1 के लिए 200, R2 के लिए 100। इसको ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पर हमें ऐड करना है। तो 200 + 100 कितना हो जाएगा? 300। और इंडिविजुअल एरर्स चूंकि मैग्नीट्यूड में है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, घटा रहे हैं R1 - R2। तो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज क्या है? 200 और 100। तो 200 - 100 कितना हो गया? 100। और अगेन इंडिविजुअल एरर्स को हम ऐड कर देंगे तो +/6। ये ध्यान रखना, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, जब मैक्सिमम एरर हमें निकालनी होगी तो इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स को हम ऐड ही करेंगे। ये सिंपल रूल है। बात समझ में आ गई सबको? अब मान लो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम तभी मैक्सिमम एरर्स को ऐड कर पाएंगे जब वो परसेंटेज के फॉर्म में हो। तो मान लो R1 R2 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। मेजर्ड वैल्यू है 200, मैक्सिमम जो एरर है वो है 4% ±,
और R2 में मीजर्ड वैल्यू है 100 और एरर जो है वो है ±2%। ये मैक्सिमम एरर्स हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स इन मैग्नीट्यूड, वैसे ही हम यहां पर लिख सकते हैं इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स इन परसेंटेज। तो मान लो मुझे R1 और R2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, तो उनके इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं, मीजर्ड वैल्यूज, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस माइनस, क्योंकि परसेंटेज में इंडिविजुअल एरर्स दी हैं तो इनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो 4% प्लस 2% कितना हो जाएगा? 6%। मान लो डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? अच्छा, यहां 2 आना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। R1 अपॉन R2 करेंगे तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 100, ये मीजर्ड वैल्यू है, प्लस माइनस इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 6%। क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 6%। बात समझ में आ गई? यहां तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, लेकिन काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए उसने आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश करी, कंफ्यूज करने की कोशिश करी। मान लो ऑपरेशन वो आपसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का करा रहा है, लेकिन उसने जो मैक्सिमम एरर है वो परसेंटेज में दे रखी है। तो पहले हमें क्या करना है? क्योंकि हम इंडिविजुअल एरर्स को एडिशन सब्सट्रैक्शन में ऐड तभी कर पाएंगे जब वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो। तो बहुत सिंपल है, इसको आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? मान लो R1 को मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैक्सिमम एरर, तो कैसे लिखूंगा? 200, R1 कितना हो जाएगा? 200 प्लस माइनस 4% क्या है? 4% इस मीजर्ड वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 200 4 डिवाइडेड बाई 100। कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई होके? ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से R2 को भी निकाल लेंगे। R2 कितना हो जाएगा? 100 प्लस माइनस, अब ये 100 का कितना है? 2%, 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2। अब ये आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें इसको ऐड करना है। तो जब हम R1 प्लस R2 करेंगे तो 200 प्लस 100 मीजर्ड वैल्यू कितना हो गया? 300। और इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। अच्छा सॉरी, ये डिवीजन नहीं था, रुक जाओ, यहां पर हमने गड़बड़ कर दिया। ये 100 ही होगा। अच्छा सॉरी, नहीं, यहां पर तो सही है, यहां पर हम डिवीजन कर रहे हैं, ये गलत लिखा है। बट यहां पर सही है, यहां पर हम कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो 3 सॉरी, हाँ 200। सो 200 माइनस 100, 200 माइनस 100, 100 हो जाएगा। सही है, तो 100 आ गया, प्लस माइनस इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10 आ गया। सही है, वो डिवीजन वाले इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहां तक क्लियर है? अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के केस में वो आपको परसेंटेज में मान लो उसने दे भी दिया, लेकिन आपको रूल पता है, तो आप पहले उसको मैग्नीट्यूड में चेंज कर लोगे। इसी तरीके से मान लो मल्टीप्लिकेशन में उसने R1 R2 आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे दिया, ये क्या है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो इसको हम पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे। कैसे? मान लो मुझे R1 को चेंज करना है, तो R1 कितना हो जाएगा? मीजर्ड वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 क्या है? मैग्नीट्यूड, किसके रेस्पेक्ट में है? 200 मीजर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ये आ गया परसेंटेज में, खत्म काम। तो इसको आप लिख दोगे 200 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2%। इसी तरीके से आप R2 को भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? 100 प्लस माइनस, अब ये तो 100 है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 200 के रेफरेंस में मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो गया परसेंटेज। तो सिंपली क्या हो जाएगा? R2
इज गोइंग टू बिकम 100 प्लस माइनस 2%। अब अगर आप R1 इंटू R2 करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 100 20,000 प्लस एरर को ऐड कर दो क्योंकि परसेंटेज में आ चुका है, 2% प्लस 2% कितना हो गया 4%, और R1 डिवाइडेड बाई R2 कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 2, प्लस माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। आई थिंक ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जनरल ऑपरेशंस एक बार ट्राई करके देखते हैं कि जो हमने अभी रूल बनाया है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, क्या हम उसको और किस किस तरीके के पॉलिनोमियल्स में या फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे x, y और z, जैसे x की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 1%, y की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस माइनस 2% और z 40 प्लस माइनस 3%। अब ध्यान से समझना, 1%, 2% और 3% रेस्पेक्टिवली ये जो एरर्स दे रखी हैं, ध्यान रखना ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है या मैक्सिमम टॉलरेंस है या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है। अब जो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग फंक्शंस में हम किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो एक्स वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड, मान लो ये फंक्शन है एक्स वाई जेड, क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन, और मैक्सिमम टॉलरेंस, मैक्सिमम एरर या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी निकालना है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देंगे। कब? जब वो परसेंटेज के फॉर्म में होंगी, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसके किसके बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड की जो मीजर्ड वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 20 इंटू 40, 10 इंटू 20 इंटू 40, और परसेंटेज में एरर्स दी हुई हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 1% प्लस 2% प्लस 3%, 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6%। सिंप्लीफाई कर लो, 4 दूनी 8, 8000 प्लस माइनस 6%, तो ये वाला हो गया। फिर है एक्स वाई अपॉन जेड, अब यहां हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स वाई और जेड की इंडिविजुअल वैल्यूज रखेंगे, 10 इंटू 20, जेड कितना है 40, प्लस माइनस, अब ध्यान से देखना, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, जो इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स हैं उनको हम हमेशा ऐड करते हैं। तो 1% प्लस 2% प्लस 3%, 2 3 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 6%। सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5, 5 प्लस माइनस 6%। दूसरा वाला भी हो गया। फिर है एक्स स्क्वायर, देखो जरा एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर को आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इंडिविजुअल वैल्यूज लिख लो जरा एक्स की, इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर या 10 इंटू 10 हो गया, प्लस माइनस जो इंडिविजुअल एरर्स हैं एक्स में उनको ऐड करेंगे, तो 1% प्लस 1% कितना हो जाएगा 2%, तो ये हो जाएगा 2%। सिंप्लीफाई करोगे 100 प्लस माइनस 2%, ये भी हो गया। फिर है y रेस टू द पावर 4, अब ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस इसमें क्या करना है आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, या सिंपली अगर आपको समझ में भी आ गया है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। y रेस टू द पावर 4, y की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, प्लस माइनस y की जो इंडिविजुअल एरर है उसको हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एरर y की कितनी है 2%, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2%। अब सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस माइनस 8%, तो 20 रेस टू द पावर 4 प्लस माइनस 8%। अंडर रूट एक्स, ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। अंडर रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स रेस टू द पावर 1/2, एक्स रेस टू द पावर 1/2, यस और नो। अब x की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स
अंडर रूट एक्स हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 1/2 प्लस माइनस, अब ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो कितनी है 1%, तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस माइनस 0.5%। तो यहां डायरेक्टली पावर से भी आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है y/x²। अभी आप आसानी से कर पाओगे y/x²। y की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? y की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है 20, और x की इंडिविजुअल वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 हो गया, प्लस माइनस। अब देखो एडिशन हो, सॉरी मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, इंडिविजुअल एरर्स को हम मैक्सिमम एरर्स को हमेशा ऐड कर रहे हैं। तो जरा ऐड करके देखो, हमें क्या करना है, y की एरर एक बार ऐड करना है, x की एरर 2 बार ऐड करना है। y की एरर एक बार 2% प्लस 1% प्लस 1%, कितना हो गया 4%, तो ये हो जाएगा 4%। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4%। आई थिंक अब आपके लिए आसान हो गया होगा। सॉरी 2 होगा कि 0.2 होगा, 0.2 होगा, 0.2 प्लस माइनस 4%, 0.2 प्लस माइनस 4%। अब ध्यान से देखो, अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो, x प्लस वाई या x माइनस वाई करो, अब यहां पर आपको परसेंटेज में दिया है, लेकिन आप ऐड तभी कर पाओगे एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जब मैग्नीट्यूड में होगा, तो पहले आप उसको मैग्नीट्यूड में चेंज कर लोगे। तो मान लो मुझे x प्लस वाई और x माइनस वाई करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई मान लो करना है, तो x प्लस वाई में सबसे पहले हम इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 10 प्लस 20 ये मीजर्ड वैल्यू है, मैक्सिमम एरर कितनी हो जाएगी, अब ध्यान से देखना, हमें इनकी परसेंटेज एरर को किस में लिखना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। x में कितनी एरर है 1%, y में कितनी है 2%। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे 1% और 2%, तो 10 का 1% कितना हो जाएगा, प्लस और 20 का 2% कितना हो जाएगा, ये आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.4, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 0.5, ये आ गया एडिशन के लिए 30 प्लस माइनस 0.5। इसी तरीके से आप x माइनस वाई भी कर सकते हो। x माइनस वाई के लिए ऑलरेडी आपने उसको मैग्नीट्यूड में चेंज कर लिया है एरर को, तो 10 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5, क्योंकि मैक्सिमम एरर को हम हमेशा ऐड ही करते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस 0.5। तो इस तरीके से कोई भी केस दिया हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आई होप इससे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो दोस्तों ये तो बात थी एक्यूरेसी की, अब हम बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अच्छा, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना, अभी हम डेफिनेशन भी देख लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। एक्यूरेसी आपको बता रहा है डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है, जो आपको मीजर करनी चाहिए थी, उससे कितनी क्लोज है आपकी मीजर्ड वैल्यू, ये आपकी एक्यूरेसी आपको बताती है। सर प्रिसीजन हमें क्या बता रहा है? प्रिसीजन बता रहा है क्लोजनेस बिटवीन द डिफरेंट मीजर्ड वैल्यूज।
डिफरेंट मीजर्ड वैल्यूज। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए आपने 4, 5, 6 रीडिंग ली। अब वो रीडिंग एक दूसरे के कितने क्लोज हैं? अगर क्लोज हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये जो मीजरिंग डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रिसीजन हाई है। इसका प्रिसीजन क्या है? हाई है। और अगर वो मीजर्ड वैल्यूज दूर दूर हैं, जैसे कोई 5 आ गई, कोई 8 आ गई, कोई 10 आ गई, कोई 12 आ गई, कोई 50 आ गई, तो हम बोलेंगे कि भैया इसका प्रिसीजन लो है। अच्छा, हम चाहेंगे क्या कि हमारा जो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसीजन हाई हो कि लो हो? हम हमेशा चाहेंगे कि प्रिसीजन हाई हो। क्यों प्रिसीजन हाई हो? मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई वैल्यू आई, आपने कहा 10 वोल्ट हमें मीजर करना था, 9.2 आ गई, चलो बहुत बढ़िया, चाय पीने चलते हैं। चाय पीने चले गए, चाय पे दोस्त मिल गया, उसको बताया कि देखो भाई मैंने मीजर किया है 9.2, 10 वोल्ट मीजर करना था, 9.2 आ गई, काफी क्लोज है, कह सकते हैं कि एक्यूरेट है, बढ़िया है। तो दोस्त ने कहा चलो भाई मुझे भी दिखाओ। अब दोस्त को लेकर जब आप आए, आपने मीजर किया 10 वोल्ट, वो आ गया 5.8 वोल्ट। अब आप घबरा जाएंगे कि यार अभी चाय पीने से पहले मैंने मीजर किया था तो 9.2 था, चाय पीने के बाद अब ये 5.8 हो गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मीजरिंग डिवाइस का प्रिसीजन जो है वो क्या है? लो है। अलग अलग मीजरिंग वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक बड़ी सिंपल सी बात हमारे दिमाग में आती है। हम चाहते हैं कि हमारे मीटर की एक्यूरेसी भी हाई हो, हम चाहते हैं कि हमारे मीटर का प्रिसीजन भी हाई हो। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर हमारा मीटर का प्रिसीजन हाई है तो वो एक्यूरेट भी होगा, या अगर हमारे मीटर की एक्यूरेसी हाई है तो उसका प्रिसीजन भी अच्छा होगा, हाई होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका मीटर एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है, प्रिसीजन तो उसका अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 वोल्ट या 10 एम्पियर कुछ मीजर करना था, आपने 4 बार उसको मीजर किया, 4 बार उसमें रीडिंग्स ली। एक बार आया 9.98, एक बार आया 9.99, एक बार आया 9.97, एक बार आया 9.96। अब यहां आप दो चीजें देखो, मीजर करना था 10 और जो वैल्यूज आई है वो 10 के बहुत क्लोज हैं, यानी ये है ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के आपके जो मीजर्ड वैल्यूज हैं वो बहुत क्लोज हैं। इसका मतलब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी हाई है। और जो 4 बार आपने मीजर किया, जो अलग अलग जो वैल्यूज आई हैं आपके पास, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हैं। सबके सब 9.9 तो है ही है, सिर्फ जो सेकेंड डेसिमल डिजिट है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्लोज भी बहुत है। इसका मतलब इस मीटर का प्रिसीजन भी हाई है। हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी। एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो अगेन आपको 10 वोल्ट मीजर करना था, जो वैल्यूज आपने मीजर करी वो है 5.61, 5.63, 5.55, 5.52। अब ये वैल्यूज अलग अलग जो मीजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इसका मतलब प्रिसीजन तो हाई है, लेकिन मीजर करना था 10 वोल्ट और मीजर कर रहे हैं 5 पॉइंट समथिंग, मतलब ये तो भाई एक्यूरेट नहीं है। 50% वैल्यू मीजर कर पा रहा है तो बहुत ज्यादा एरर है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम है। एक और केस की मदद से समझते हैं। आपको 10 वोल्ट या 10 एम्पियर मीजर करना था, जो वैल्यू आपने मीजर करी वो कभी 5.6 आ रही है, कभी 3.5 आ रही है, कभी 2.8 आ रही है, कभी 4.8 आ रही है। इसका मतलब अलग अलग मीजर्ड वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब कि इसका प्रिसीजन लो है। और मीजर करना था 10 वोल्ट, मीजर कर रहा है 5, 3, 2, 4, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी भी लो है। तो ऐसा कोई भी केस आपके सामने आ सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर प्रिसीजन ज्यादा है, हाइयर प्रिसीजन डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी, एंड वाइस वर्सा। अगर एक्यूरेसी भी है, हाई एक्यूरेसी भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उसका प्रिसीजन हाई ही होगा। हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो आई होप प्रिसीजन सबको समझ में आ गया कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मीजर्ड वैल्यूज। अलग अलग मीजर्ड वैल्यूज के बीच में कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितनी क्लोजनेस है, वो हमें प्रिसीजन से पता चलता है।
प्रिसीजन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। प्रिसीजन हमें यह बताता है कि किसी भी मीजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। अगर प्रिसीजन हाई है, अगर प्रिसीजन हाई है, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हाई होगी। नॉर्मल लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो हमें देखने में लगता है कि रिपीटेबिलिटी मतलब बार बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट में किसी क्वांटिटी को मेजर करने में उसकी वैल्यूज रिपीट होना, आसपास होना, और रिप्रोड्यूस होना, एक ही जैसा होना, ये एक जैसी बात है। लेकिन इसमें एक बहुत महीन और छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? Repeatability and reproducibility both are degree of closeness between the measured values. Degree of closeness between the measured values. But एक छोटा सा अंतर है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? एक ही इंस्ट्रूमेंट में आइडेंटिकल कंडीशंस में एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजर करने का जो टाइम पीरियड है वो छोटा है, कम है। एक ही बार में हम गए 4 रीडिंग ले ली और वो एक जैसी आ गई, आसपास आई, तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो रिपीटेबिलिटी है वो अच्छी है। यहां पर भी वही इंस्ट्रूमेंट है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। यहां पर कंडीशन भी आइडेंटिकल थी चारों मेजरमेंट में, और इसमें ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। 2 वैल्यूज आपने आज ली, 2 वैल्यूज 2-4 दिन बाद ली, 2 वैल्यूज 6 महीने बाद ली। तो ये अंतर है रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में। कहीं कहीं पर थ्योरी में आपको यह भी मिलता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। यहां पर तो हम बात कर रहे हैं कि सेम इंस्ट्रूमेंट है बट अलग अलग भी हो सकता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बाय डिफरेंट पीपल, हो सकता है कि मेजर करने वाला इंसान भी अलग अलग हो। डिफरेंट पीपल। रिपीटेबिलिटी में वही आदमी एक छोटे टाइम पीरियड में कई सारी वैल्यूज मेजर कर रहा है और वो एक जैसी आ जाती हैं सेम कंडीशन में, आइडेंटिकल कंडीशन में। कंडीशन भी चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर, प्रेशर या और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो चेंज नहीं हुई, तो हम बोलेंगे उसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है, रिपीटेबिलिटी हाई है। लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग आदमी, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टाइम पर रीडिंग लेते हैं और एक जैसी आ जाती है, तो हम कहेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। प्रिसीजन की हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, यह आपने इंटरमीडिएट में जरूर पढ़ा होगा। जब भी हम कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें नोन डिजिट्स हो सकती हैं। हम बेसिकली यहां नंबर की बात कर रहे हैं। उसमें नोन डिजिट्स हो सकती हैं और एस्टिमेटेड डिजिट्स हो सकती हैं। नोन डिजिट और एस्टिमेटेड डिजिट के बीच में अंतर क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि सर आपका वेट कितना है। वैसे क्वेश्चन मुझे क्लास में नहीं डिस्कस करना चाहिए था, नहीं तो आपको मेरा वेट पता चल जाएगा। बट मान लेते हैं कि मैं 70 किलो का हूं, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरा जो वेट है 70 किलो के आसपास, मैंने कोई वैल्यू दे दी आपको। मैंने कहा कि भाई मेरा जो वेट है वो 72 केजीज के आसपास है। बात समझ में आ गई? एक्यूरेटली अभी इस मौके पर, इस इंस्टेंट पर कितना वेट है मुझे नहीं पता था, लेकिन आपने पूछा कितना वेट है तो मैंने बता दिया कि भैया 72 किलो के आसपास है। आपने कहा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, नाप कर दिखाइए, मीजर करके दिखाइए। मैंने कहा यार यहाँ आसपास कोई वेइंग मशीन नहीं है। आपने कहा नहीं सर हम जेब में लेके घूम रहे हैं वेइंग मशीन, देखिए ये देखिए इतनी बड़ी वेइंग मशीन हम जेब में लेके घूम रहे हैं। अब मैंने जब उस पर वे किया तो उस पर जो मेरा वेट आया मान लो 72.8 केजीज आया। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला था 72, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली क्या आया 72.8। अब ध्यान से समझना, 72 मैंने पहले भी बोला था, 72 मेजर करने के बाद भी आया। इसका मतलब 72 नॉन डिजिट्स हो गई। 72 मुझे पता था, लेकिन मैंने तुक्का किसमें लगाया? मैंने तुक्का लगाया ये 0.8 वाली जो वैल्यू थी। तो ये जो 8 है ये क्या हो गई? एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। बात समझ में आ रही है? जब भी हम कोई डेटा, कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कितना
एक्यूरेट है वो इस बात पे निर्भर करता है, वो कितना एक्यूरेट है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। हाई एक्यूरेसी के लिए यह बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होना चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उतना ज्यादा वो नंबर एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी के साथ आप उसको दर्ज करा पाएंगे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं जरा। जैसे मान लीजिए आपने बोला 6 और 7, अब आपको क्लैरिटी नहीं है कि जो वैल्यू आपसे पूछी गई है, जो डेटा आपसे पूछा गया है वो 6 है या 7 है। तो यहां पर तो कुछ भी नोन नहीं है, आप तुक्का लगा रहे हैं, या तो 6 हो सकती है या 7 हो सकती है। तो 6 और 7 क्या हो गया? एस्टिमेटेड वैल्यू। फिर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा दोबारा कि नहीं और सही सही बताओ, तो आपने बोला कि 6.4 होगा या 6.6 होगा। तो 6 तो आपको पता ही है, तो इसका मतलब 6 क्या हो गया? नोन। और ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर था वो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। इसका मतलब डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है वो क्या हो गया? एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया, एस्टिमेटेड डिजिट हो गया। यस और अब ध्यान से समझना, आपको मेजरमेंट सब्जेक्ट में ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट में इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे 6 लिखो या 6.0 लिखो, बात वही है, लेकिन यहां पर अंतर पड़ जाएगा। अगर आपने 6.0 लिखा तो इसका मतलब 6 में तो आपको पता है, 6 तो फिक्स है, लेकिन दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो लिखा है वो एस्टिमेटेड है, क्योंकि उसमें आपको 100% क्लैरिटी नहीं है, आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि मैंने लिखा 6, मान लो मैंने लिखा 6 या मैंने लिखा 6.0, ठीक है, या मैंने लिखा 6.01। अब इनमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है? तो मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया है, हाई एक्यूरेसी के लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज्यादा होने चाहिए। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझो। कई बार एक बहुत छोटा सा इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ध्यान से समझो। अब दो चीजें हो सकती हैं, किसी भी नंबर में या तो डेसिमल प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर डेसिमल प्रेजेंट है, इफ द डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? लेफ्ट टू राइट। अगर डेसिमल प्रेजेंट है, ध्यान से समझना, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, जितने भी जीरो स्टार्टिंग में हैं, जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, अगर जीरो प्रेजेंट हैं तो उनको कट कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, और जो नॉन जीरो डिजिट है वहां से काउंट करना स्टार्ट करिए और नंबर के आखिरी तक पढ़ते जाइए, ठीक है। अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अगर डेसिमल नहीं है तो हम काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? राइट से लेफ्ट। और अगेन अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं, अगर जीरो है उस तरफ तो हम उसको कट करते जाएंगे और नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? और नंबर के एंड तक जाएंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो जरा, आपने बोला सर 50200, इसमें डेसिमल है क्या? पहला क्वेश्चन पूछा, सर डेसिमल नहीं है। डेसिमल नहीं है तो राइट से लेफ्ट चलेंगे। राइट से लेफ्ट चल रहे थे, जैसे ही चले एक जीरो मिला काट दिया, एक और जीरो मिला काट दिया। अब राइट से लेफ्ट चले, कितनी डिजिट आई? 1 2 3। सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई? 3। ये तब है जब डेसिमल प्रेजेंट नहीं है। नहीं है तो राइट से लेफ्ट चलेंगे, डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे। अब देखो इसमें डेसिमल प्रेजेंट है 0.52302, तो डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, बट जितने भी लीडिंग जीरोज हैं उनको हम नहीं गिनेंगे। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नॉन जीरो डिजिट से। नॉन जीरो डिजिट क्या है? पॉइंट के डेसिमल के बाद 5, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। अब इसको जरा ट्राई करके देखो, ये वो नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल नहीं है, तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे?
अगर डेसिमल नहीं है तो राइट से लेफ्ट, और जितने भी ट्रेलिंग जीरोज है उनको कट कर देंगे। जैसे 200 लिखा था तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, सिर्फ एक डिजिट है तो सिग्निफिकेंट डिजिट 1। 3500 था, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 2। 7 लाख तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये गया, ये गया, ये गया, सिर्फ क्या बचा 1, एक डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये है 20001, इसमें डेसिमल नहीं है तो राइट से लेफ्ट चलेंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। 62000000, अगेन डेसिमल नहीं है तो राइट से लेफ्ट चलेंगे, जितने ट्रेलिंग जीरोज हैं उनको कट करते जाएंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। नॉन जीरो क्या है 2 और 6 तो 1 और 2, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई 2। 801300, राइट से लेफ्ट ट्रेलिंग जीरोज को कट कर देंगे, 3108, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बात समझ में आ रही है? मान लो डेसिमल प्रेजेंट है, मान लो डेसिमल प्रेजेंट है, मान लो डेसिमल प्रेजेंट है। अब डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट चले, 200 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। 200.0, ध्यान से सुनो, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, 1 2 3 4, तो 200.0 कितना हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3050 डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो यहां पर है 0.007, ये गलत लिख गया है। अब अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, बट जितने भी लीडिंग जीरोज हैं उनको छोड़ देंगे, नॉन जीरो से काउंट स्टार्ट करेंगे। तो ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा 7, सिर्फ एक डिजिट बचा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 1। अब इसमें देखो यहां 20 कर लो, इसमें भी डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये 0 गया, ये गया, ये गया, 1 2, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसमें देखो डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट से राइट चलेंगे, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, ये गलत लिखा है, ये हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, मान लो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं कि वो कंफ्यूजन लिखते हैं लेकिन वो उसका रेफरेंस नहीं बताते हैं। तो हमेशा आप जब भी अपना डाउट लिखिए कमेंट सेक्शन में, इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की तरह से काम करिए, आप एग्जैक्टली वो टाइम लिख दीजिए। अब मुझे भी नहीं पता है ना, आपने मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर आपने यहां पर ऐसा किया था, अब मुझे नहीं पता है कि उस 1 घंटे 2 घंटे के वीडियो में वो पॉइंट कहां पर आया है, तो मेरे लिए भी समस्या हो जाएगी कि भाई मैं कहाँ, थोड़ा टाइम लगेगा ना उसमें। तो उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आप वो टाइमलाइन में जाकर एग्जैक्ट टाइम देख लीजिए कि सर 4.2 मिनट्स पे आपने ये बताया था, इसमें ये डाउट है, ये फिर से इसको जरा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि अगर हम डेसिमल नंबर में काम कर रहे हैं, मान लेते हैं, और हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं, तो हम किस तरीके से एक्यूरेट आंसर देंगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर डेसिमल प्रेजेंट है, आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, राउंड ऑफ द रिजल्ट टू द सेम डेसिमल नंबर्स एज द लीस्ट एक्यूरेट नंबर। दो वैल्यूज को अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उन दोनों में जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो, उसमें जितने डेसिमल पॉइंट हो, बस उतने ही डेसिमल पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए। बात समझ में आई? यस और नो? इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते समय, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते समय आपको अपने रिजल्ट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स एज लीस्ट एक्यूरेट नंबर। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखेंगे कि लीस्ट एक्यूरेट डिजिट नंबर कौन सा है, और उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए।
मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो हम इसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं एज द लीस्ट एक्यूरेट नंबर, एज द लीस्ट एक्यूरेट नंबर। और जब हम बात कर रहे हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन की, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन की, तो इसमें हम बात कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही होने चाहिए आंसर में डेसिमल के बाद डिजिट्स एज द लीस्ट एक्यूरेट नंबर। अब जरा इसको हम एक्चुअली करके देखते हैं कैसे करना है। बट राउंड ऑफ करने का सिंपल रूल क्या है, पहले उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली किसी नंबर को राउंड ऑफ हम करते कैसे हैं, वैसे आपने पहले सीखा होगा, बट उसको थोड़ा और क्लैरिटी हम उसमें लाते हैं, थोड़ा उसको हम और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपने लिखा है 1.67, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? हमेशा हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो राइट मोस्ट जो डिजिट है, मतलब जिसको हमें राउंड ऑफ करना है जिस नंबर को, उसके इमीडिएट बाद की जो डिजिट है वो कितनी है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो उस डिजिट को हम एक बढ़ा देंगे, एक ऐड कर देंगे। अगर 5 से कम है तो कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लो है 1.67, अब हमें राउंड ऑफ करना है तो 6 को राउंड ऑफ करना है। 6 के पहले क्या है 7, 7 क्या है 5 से बड़ा, तो ये 1.6 की जगह प्लस 0.1 कर दिया तो 1.7 हो गया, मतलब 6 को 7 कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट डिजिट थी डेसिमल के बाद वाली, इसके बाद की, वो 5 से बड़ी है, 5 से ग्रेटर है। मान लो 5 से कम है, 1.64 होता तो हम 4 को छोड़ देते और 6 में कोई चेंज नहीं करते, सिंपली 1.6 लिख देते। मान लो अगर ये डिजिट 5 के बराबर है, भाई ज्यादा है तो हम बढ़ा देंगे एक, और कम है तो छोड़ देंगे, ऐसे ही कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 ही हो गई तो क्या करेंगे? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, अगर ऑड है तो +1 कर देंगे। +1 का मतलब यह है कि उस डिजिट में एक और ऐड कर देंगे। जैसे 1.35 था, अब 5 है, कैसे राउंड ऑफ करें? तो हम चेक करेंगे कि जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। देखा ऑड है तो 1.3 का कितना हो गया 1.4। अगर मान लो इवन है 1.25, हमें किसको राउंड ऑफ करना है 2 को। इसके पहले की डिजिट कितनी है 5, ना तो 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, एग्जैक्टली 5 है। तो चूंकि ये इवन है, बिकॉज इट इज इवन, तो एज इट इज हम 1.2 लिख देंगे, छोड़ देंगे, खत्म। तो ये तो जनरल डिस्कशन हो गया कि किसी नंबर को हम राउंड ऑफ करते कैसे हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो। मान लो हमने एडिशन किया, ये दो नंबर है 1.0236, 1.6000। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सही तरीका बोलने का है 1.6000। डेसिमल के बाद जो है हमें हर एक डिजिट को इंडिविजुअली टेकअप करना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, इसको आपने ऐड किया तो आपका आंसर तो ये आ गया 2.6236। नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूल ये कह रहा है कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड करते हो तो उसमें जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर है, अब लीस्ट एक्यूरेट नंबर हम कैसे डिसाइड करें? लीस्ट एक्यूरेट नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से। आप देखिए पहले वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, जरा बताओ मुझे। पहले वाले में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? सबसे पहले चेक किया डेसिमल है क्या है, डेसिमल है तो कहां से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। एक सेकेंड रुको,
1.6 अच्छा चलो, ये वाला रूल यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आप चेक करोगे, क्योंकि डेसिमल प्रेजेंट है तो 1.6000। अब डेसिमल प्रेजेंट है तो हम किधर से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 1 2 3 4 5। इस वाले में देखोगे, इसमें भी डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इसमें भी। अब दोनों में ही सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है तो कैसे कंपेयर करें? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1.6000 ये लीस्ट एक्यूरेट है बिकॉज इसमें ट्रेलिंग जीरोज हैं, और यहां पर डेसिमल के बाद हमको इसकी एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, कह सकते हैं अगर दोनों में कंपैरिजन करना हो। तो यहां पर 1.6 क्या हो गया? ये लीस्ट एक्यूरेट है, और 1.6 अगर लीस्ट एक्यूरेट है तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं? डेसिमल के बाद है 1.6। यस और नो? डेसिमल के बाद है 1.6। तो मतलब जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में हमें डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक जाना है। तो हमें कहां तक जाना है? सिर्फ 6 तक। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें 6 को राउंड ऑफ तो नहीं करना है। तो आप 6 के जस्ट बाद वाली डिजिट देखिए क्या है? 2। ये 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपली एज इट इज लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2.6। कितना हो जाएगा? 2.6। मैं एक बार इस सम को चेक भी कर लेता हूं कि सही टाइप हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार मैं देख लेता हूं। अच्छा, एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसमें ये काटा हुआ है ये एक्चुअली काटा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। ये एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए था, ये सिर्फ 1.6 लिखा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ये सिर्फ 1.6 है। एक्चुअली जो मैंने उसको टाइप करने के लिए नोट्स दिए तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था 1.6, और ये एक्चुअली कटा हुआ था, तो उसको लगा कि ये वैसा वाला कट है तो उसने वैसे टाइप कर दिया। बहरख्याल कोई बात नहीं, चलिए अब देखो, इसको अगर आपको ऐड करना है 1.0236 और 1.6, तो आपको देखना है लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना वो एक्यूरेटली प्रेजेंट किया गया है। तो चूंकि डेसिमल प्रेजेंट है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो कितने हो गए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें कितने हो गए? 5। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है? ये वाला है, इसके हिसाब से चलेंगे। बट एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। जितने डेसिमल डिजिट्स होंगे हम अपने आंसर को वहीं तक राउंड ऑफ करेंगे। चूंकि डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट है तो 2.6236 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2.6। बात खत्म। दूसरे वाले नंबर पे चलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं 12.0236 और 10.61। अब देख के ही पता चल रहा है इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें कितने? 4। तो लीस्ट एक्यूरेट ये वाला हो गया। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं? 2। तो हमारा जो आंसर आया है इसको हम डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करेंगे। तो हमें 4 1 तक करना है। बट चेक कर लो 1 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा तो नहीं है? नहीं सर, 5 से छोटा है। तो सिंपली 1.41 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एडिशन कर रहे हैं यहां पर भी 25.55 4.2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 2। लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है? ये वाला। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट तक हमें जाना है। आंसर आया 29.75। अब ध्यान से देखना, हमें जाना है डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक, मतलब इस वाली डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा उसके बाद कौन सी डिजिट है। देखा वो 5 थी, तुरंत कान खड़े हो गए। अच्छा, अगर 5 है तो जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, देखो वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो एक बढ़ा दो। ये क्या है? 7। 7 क्या है? ऑड। तो इसको 7 की जगह क्या कर दो? 29.8। आई होप बात समझ में आ गई।
सिमिलरली मान लो 125.555 माइनस 4.71, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 6। इसमें कितनी है? 3। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन सा हो गया? ये वाला। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं? 2। तो हमें अपने आंसर को डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करना है। आंसर आया 120.845। अब ध्यान से देखो, हमें सिर्फ 2 डिजिट ही लिखनी है। अगेन 4 के जस्ट बाद जो नंबर है वो क्या है? डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल डिजिट क्या है? 5 होगी तो चेक करेंगे कि जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड। अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, इवन है तो छोड़ देंगे। तो ये क्या है? इवन है, 4 है, तो सिंपली 120.84 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमें क्या करना है? ध्यान रखना, लीस्ट एक्यूरेट नंबर जो होगा उसमें जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे आंसर में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जैसे हम 2.8723 और 1.6 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे 5, डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इसमें है 2, तो लीस्ट एक्यूरेट क्या हो गया? 1.6। अब ध्यान से देखो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। तो हमारा आंसर आया 4.59568। लेकिन हमें इसको ऐसे राउंड ऑफ करना है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी बचे? 2। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमें सिर्फ यहां तक ही इसको लिखना है 4.5। बट जब भी राउंड ऑफ करो तो देखो उसके नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? वो है 9। 9 5 से बड़ी है, यस, तो 5 को 1 बढ़ा दो, तो ये हो गया 4.6। कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ये चीज एक बार अगर आपने अच्छे से समझ ली ना, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ा महीन चीजें हैं, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो आगे के लिए आसानी हो जाएगी। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं, गेट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल एनएटी होता है ना, जिसमें आपको आंसर दिया नहीं होता है, जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, एमसीक्यू और एमएसक्यू नहीं, एनएटी टाइप, उसमें आपको एक्चुअली आंसर लिखना होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल डिजिट्स। वहां पर इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार लोग आंसर तो सही निकाल लेते हैं, राउंड ऑफ में गड़बड़ करने की वजह से वो जो रेंज होती है, कई बार ऐसी गलती हो सकती है, मे बी हो सकती, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में। चलिए दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। 45.2 और 6.3578 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है? डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें हो गए लेफ्ट टू राइट 3। लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है? ये वाला। मतलब हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3। आंसर आया क्या है? 17.1093। तो हमें चाहिए 3, तो हम यहां तक ले जाएंगे। लेकिन इस वाले को राउंड ऑफ करने से पहले देखेंगे कि इसके पीछे वाला, इसके आगे वाला 5 से बड़ा है कि छोटा है कि 5 है? ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.11। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 782 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3.778 से। डेसिमल प्रेजेंट है तो कहां से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो कहां से चलेंगे? राइट टू लेफ्ट। फिर भी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, तो लीस्ट एक्यूरेट ये हो गया। तो फाइनल रिजल्ट में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, यस और नो? आंसर क्या है? 2954.396। अब ध्यान से समझना, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां से चलेंगे, डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट, तो यहां से चले तो 2 एज इट इज कर लिया, 9 एज इट इज कर लिया, 5 एज इट इज कर लिया। अब ध्यान से समझो, हमें चाहिए, सॉरी हमें 4 नहीं, हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, क्योंकि लीस्ट एक्यूरेट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 4 नहीं चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। ध्यान से देखो, तो हमने यहां से चलना शुरू किया, 1 2 3। अब हमें यहां पर रुकना है, 295 पे हमें रुकना था।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इसके बाद भी एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्यों 0 कर देंगे भैया, 0 हमने जैसे ही किया, जैसे ही हमने लिखा 2950, अब डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां से काउंट करेंगे, राइट से लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट जाएंगे, जितने भी ट्रेलिंग जीरोज है उनको काट देंगे, 1 2 3, कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 3, और हमें कितने चाहिए थे, 3। तो बशर्ते हमारे पास यहां पर 4 था, 0.396 था, लेकिन हमने उस सबको छोड़कर सिंपली 0 लिखा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 45 को मल्टीप्लाई किया 2.71 से, 2.71 डेसिमल प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। 45 डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। अब जरा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 121.95, लेकिन हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 2। अब ध्यान से देखो, तो यहां से हमने चलना शुरू किया, 1 2, तो 1 और 2 तो एज इट इज आ गया। अब ये 1.95 वाला हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रखनी है, सिर्फ 2। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को सिंपली 0 कर देंगे। अब इसमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, जरा काउंट करो राइट टू लेफ्ट, ये 0 चला गया, तो कितने बचे, 1 और 2, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ गए, 2, और हमें कितने चाहिए थे, 2। तो जो फाइनल आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 120। मैं फिर आपको बता रहा हूं, गेट में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में, एनएटी क्वेश्चंस में, जहां पर आपको आंसर नहीं दिया होता है, आंसर आपको कैलकुलेट करके निकालना होता है, वहां पर कई बार वो राउंड ऑफ करने के लिए पूछ लेता है, और वहां पर फिर गड़बड़ हो सकती है। तो यहां से अगर ये जानकारी आपके पास है तो आपको गेट के एग्जाम में भी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे, पहले जरा जो छोटी छोटी सी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। तो ये तो हमने बात करी प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। बहुत चीज़ों को अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़कर देखें ना, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, समझने में भी आसानी होती है, और आप उसको अप्लाई भी अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनके दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। दांतों में सेंसिटिविटी होने का मतलब क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, टेम्परेचर सेंसिटिविटी आ जाती है बेसिकली दांतों में। तो अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीते हैं तो उनके दांतों में दिक्कत होती है, सर में दर्द होने लगता है। नॉर्मल आदमी को कुछ नहीं होता है, वो गरम गरम चाय दोपहर के 12 बजे जब सूरज हमारे सर पे होता है पी जाता है, ठंडक में आइसक्रीम खा लेता है, उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको सेंसिटिविटी नहीं है। मतलब सेंसिटिविटी हमें यह बताती है कि छोटे से छोटे डिफरेंस जिसको हम फील कर पा रहे हैं, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो आप सेंसिटिव हैं, आपके अंदर सेंसिटिविटी है। छोटे से छोटा चेंज आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं। ऐसे ही कुछ हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट में भी होता है। अगर हमारा मीटर एक छोटे से चेंज को मेजर कर पा रहा है, उसके लिए कुछ आउटपुट दे पा रहा है, बात रिलेट कर पा रहे हो, दांतों की सेंसिटिविटी और मेजरिंग डिवाइस की सेंसिटिविटी। अगर छोटे से इनपुट चेंज को हमारा मेजरिंग डिवाइस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक उसके लिए सेटिस्फैक्टरी आउटपुट दे पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है या उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो कि कम हो? हम चाहेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि अगर उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो वो छोटे से छोटे इनपुट के चेंज को भी सेटिस्फैक्टरी मेजर कर पाएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम अच्छा, सेंसिटिव किसी भी मीटर की सेंसिटिविटी को हम फिगर ऑफ मेरिट या स्केल फैक्टर भी कहते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर है वो क्या करता है कि जैसे आपके घर का नाम है बबलू और आपके स्कूल का नाम है अमृतलाल, है ना,
तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एकदम से वो आपसे पूछ लेगा, आप स्कूल में बैठे हैं, वो आपसे पूछ लेगा अरे बबलू कहाँ है। अब आप हड़बड़ा जाओगे, एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मेरा नाम तो अमृत लाल है, यहाँ पर स्कूल में तो अमृत लाल है। या घर पे आप बैठे हो एकदम से और आपका छोटा भाई आपसे कहे अमृत लाल, आप हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है वो उसको बबलू बुलाना चाहिए था या दादा भैया बुलाना चाहिए था। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में वो आपसे सेंसिटिविटी ना पूछ के क्वेश्चन में उसने पूछ लिया फिगर ऑफ मेरिट। अब 10 में से 8 बच्चा 9 बच्चा क्वेश्चन छोड़ा गया, भैया ये तो आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया, फिगर ऑफ मेरिट तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम तो पढ़ के गए थे सेंसिटिविटी। इसने पूछ लिया फिगर ऑफ मेरिट, इसने पूछ लिया स्केल फैक्टर। नहीं, कई बार कई चीजों के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो अगर छोटे से छोटे चेंज को कोई मीजरिंग डिवाइस मीजर कर पा रहा है, उसके लिए कुछ आउटपुट दे पा रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। तो हम कैसे सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखो भैया ध्यान से। सेंसिटिविटी को हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा, ये है मीटर, ठीक है, और ये है इसका स्केल, ऐसे करके कुछ, और ये है मान लो पॉइंटर। पॉइंटर यहां पर था, फिर आपने कोई वैल्यू दी तो पॉइंटर यहां पहुंच गया। अब ध्यान से सुनना आप, और मान लो ये एमीटर है। एमीटर है तो क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। अब ध्यान से देखना, आपने इनपुट पे क्या दे रखा है? करंट। आप करंट को मेजर कर रहे हो, इनपुट क्या हो गया? करंट। आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा इसका डेफ्लेक्शन, डेल्टा थीटा। कितना डेफ्लेक्शन में चेंज आया, ये हो जाएगा आउटपुट। यस और नो? और करंट में कितना चेंज किया था? डेल्टा आई। तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, तो सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आई। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो और मुझे बताओ, फॉर अ गिवन आउटपुट, अगर मैं आउटपुट को फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, सो फॉर अ गिवन आउटपुट, फॉर अ गिवन डेफ्लेक्शन, सेंसिटिविटी हाई कब होगी? जब इनपुट में चेंज कम से कम होगा। अब इसको लिख लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूं, इस एग्जाम में इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है। अगर आपका मीजरिंग डिवाइस, अगर आपके मेजरमेंट में आप छोटी से छोटी इनपुट चेंज वैल्यू को एक फिक्स्ड आउटपुट से मेजर कर पा रहे हो, एक सेटिस्फैक्टरी आउटपुट से मेजर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके मीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है। फॉर हाई सेंसिटिविटी, स्मॉलर चेंज इन इनपुट, देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर हम किसी भी मीटर के डिफरेंट पैरामीटर्स को समझने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू की बात करते हैं। तो यहां पर भी हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू की बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 मीटर हैं, ए और बी, और आपको चेक करना हो कि किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, कौन ज्यादा सेंसिटिव है। तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि कितनी करंट की जरूरत होगी कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। यस और नो? और जो मीटर कम करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। भाई जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो बीच की वैल्यूज में तो दे ही देगा कम वैल्यू पे। तो सेंसिटिविटी डिफाइंस द करंट टेकन बाय द मीटर टू रीच द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। हम एक और तरीके से, एक तो हो गया आउटपुट इनपुट का रिलेशन कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। एक और तरीका है सेंसिटिविटी को डिफाइन करने का कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू देने के लिए कितनी करंट की उसको जरूरत पड़ेगी। अब आप खुद सोचो, जितना कम करंट की जरूरत पे, कि जितनी कम करंट पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा है। यानी कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के लिए करंट रिक्वायर्ड है,
यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के लिए करंट रिक्वायर है वो जितनी कम होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा है, यानी इसमें इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो सेंसिटिविटी है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 1 अपॉन करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, 1 अपॉन IFSD। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, एम्पियर इनवर्स। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं फिर से लिख सकता हूं कि सेंसिटिविटी को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। और एक और तरीका है कि किसी भी मीटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू देने के लिए कितनी मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? अब ध्यान से समझो जरा। हम लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, लिख दिया। I को इधर लाएंगे, 1 अपॉन I हो गया। इस V को नीचे ले जाएंगे, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सर 1 अपॉन I, अगर ये I फुल स्केल डेवलपमेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट है, ध्यान से सुनना, तो ये किसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये उस मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। हेलो, नई बात समझ में आई? अगर मैं इस रिलेशन में इस करंट की वैल्यू को वो करंट की वैल्यू रखूं जिस पे कोई मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 1 अपॉन IFSD, तो ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, ये उस मीटर का रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा RA डिवाइडेड बाई V, ये हो जाएगा V। अब ध्यान से देखो, तो मैं यहां से यहां से मैं उस मीटर के रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन IFSD मल्टीप्लाइड बाई V। ये एक्चुअली है क्या, उस मीटर की सेंसिटिविटी। तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास किसी मीटर की सेंसिटिविटी दे रखी है, अच्छा सेंसिटिविटी का यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले को अगर लिखो तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस मीटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो सेंसिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम अपॉन वोल्ट मीटर या एम्पियर इनवर्स। तो यहां से आपको एक और फॉर्मूला मिल गया कि अगर मुझे उस मीटर का रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे उसकी सेंसिटिविटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी वोल्टेज रेंज से, उसकी वोल्टेज रेंज से। अभी हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज भी करेंगे। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो चलो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब हमें बेसिकली रिजोल्यूशन की बात करनी है ना, और रिजोल्यूशन के बाद हम कुछ एरर्स के बारे में बात करेंगे और आपका एरर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। बट इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए और तैयार हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। सभी लोग तैयार? थोड़ा बढ़िया सा कोई कलर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सब लोग रेडी, पेन कॉपी सब लेकर? देखो जरा, हमने आज स्टार्टिंग में सेशन में सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया, हमने ये डिस्कस किया कि अगर R1 और R2 की इंडिविजुअल एरर्स दी हुई हैं, ठीक है, इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स, मान लो R1 ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 100 प्लस माइनस 2, और R2 ले लेते हैं 100 प्लस माइनस 4।
अब ये एरर, मैक्सिमम एरर किस में दिया है? मैग्नीट्यूड में। तो अगर मुझे R1 प्लस R2 करना है तो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दो मेजर्ड वैल्यू को, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। और इंडिविजुअल मैक्सिमम एरर्स को ऐड कर दो, ये 2 है, ये 4 है, 6 हो गया। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 100 में से 100 घटाया 0 आ गया, प्लस माइनस अगेन इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 6। ये मैक्सिमम एरर हो गई अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं। मान लो आपने R1 R2 इस तरीके से लिखा होता, 100 प्लस माइनस 2% और 100 प्लस माइनस 4%, और आप कर रहे होते मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2, तो कितना हो जाता? 10,000 प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो, 4 2 6। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इंडिविजुअल एरर्स को तभी ऐड करोगे जब वो परसेंटेज के फॉर्म में होंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन में तभी आप इंडिविजुअल एरर्स, मैक्सिमम एरर्स को ऐड कर पाओगे जब वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो, R1 अपॉन R2। अदरवाइज हम क्या करेंगे? जो रूल है उसके हिसाब से पहले हम चेंज कर लेंगे। R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 4 2 6। ये हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चैलेंज करेगा। मान लो 2 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, एक की वैल्यू दे रखी है, R1 क्या है? 10 किलो ओम प्लस माइनस 5%, R2 क्या है? 5 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ये कह रहा है फाइंड द टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब अनसर्टेनिटी या फिर एरर, व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो इन दोनों के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? सिंपली R लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? सबसे पहले ध्यान से देखो, तो ये हम मीजर्ड वैल्यू को लेते हैं पहले, एरर को बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 3.33 किलो ओम। अच्छा ये क्या है? ये ट्रू वैल्यू आ गई। तो ट्रू वैल्यू तो हमें मिल गई कि अगर पैरेलल में दोनों कनेक्टेड हैं तो उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। लेकिन अभी हमें एरर पता लगाना है, मैक्सिमम एरर या अनसर्टेनिटी या टॉलरेंस। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है और यहां पर एडिशन भी हो रहा है। अब इसमें कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, अब यहां पर वो आप डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो इसमें हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या है जरा उसको ध्यान से देखेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R है उसको 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं। अब इसको हम जरा डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखो जरा, ये हो जाएगा माइनस 1/R स्क्वायर dr, ये हो जाएगा माइनस 1/R1 स्क्वायर dr1 माइनस 1/R2 स्क्वायर dr2। अब ये दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो जरा, dr अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू dr1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस dr2 अपॉन R2 स्क्वायर। लिख सकते हैं? यस और नो? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक। अब ये dr है क्या? इस dr को हम लिख रहे हैं डेल्टा r, dr1 को हम लिख रहे हैं डेल्टा r1, dr2 को हम लिख रहे हैं डेल्टा r2। क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं हम? लेट डेल्टा r, डेल्टा r1 एंड डेल्टा r2 आर वेरी स्मॉल। ऐसा हमने मान लिया अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए कि ये बहुत छोटा है,
तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब मजे की बात देखो, अगर मैं R1 की बात करूं और R1 में मुझे एरर लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। एरर कितनी है, डेल्टा R1, ये क्या हो जाएगी, लिमिटिंग एरर। अब इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, R1 से, तो ये क्या हो जाएगी, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। और ये मुझे दी हुई है, ये मुझे प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में, ये क्या है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर ही तो है, और क्या है। अरे यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से इसको इस फॉर्मेट में लिख लूं तो मैं डायरेक्टली एरर की वैल्यूज लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखो। डेल्टा आर अपॉन आर मुझे यहां मिल रहा है, बट एक आर एक्स्ट्रा है, तो उस आर को मैं इधर ले जाऊंगा। यहां पर भी एक R1 एक्स्ट्रा है, एक R2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हम एरर को और वैल्यूज को सेपरेट कर लें। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास है डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब डेल्टा आर अपॉन आर तो हमें चाहिए, यही तो हमें निकालना है एरर। तो एक जो एक्स्ट्रा आर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और एक एक्स्ट्रा R1 सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R अपॉन R1 और ये हो जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस अगेन R अपॉन R2 डेल्टा R2 अपॉन R2। अब ये देखो क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। R अपॉन R1 डेल्टा R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, प्लस R अपॉन R2 डेल्टा R2 अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज लिखनी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द एरर इन R। ये क्या है, दिस इज द एरर इन, सॉरी दिस इज द एरर इन R1। ये क्या है, इट इज नथिंग बट एरर इन R2। क्या R की वैल्यू आपको पता है, यस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें पता है। क्या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यूज आपको पता है, यस हमें पता है। तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं। तो हमें R में कितनी परसेंटेज एरर है वो हमें कैसे मिल जाएगी। R की वैल्यू क्या आई थी, R की वैल्यू क्या आई थी, 3.33। तो 3.33 और यहां हमें चाहिए R1। R1 कितना है भैया, हाउ मच इज R1, 10 किलो ओम। तो ये हो गया 10 किलो ओम। फिर हमें क्या चाहिए, हमें R1 की एरर चाहिए। R1 की एरर कितनी थी, R1 की एरर है 5%, तो सिंपली 5 आ जाएगा। अगेन R कितना है, 3.33। R2 कितना है, R2 कितना है, R2 है 5, R2 है 5 और R2 में एरर कितनी है, R2 में एरर है 10%, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो और ये आपका फाइनल जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसका एरर आ जाएगा। इस वैल्यू को जरा कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा 3.33 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3.33 इंटू, अच्छा तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा ना, 5 2 से 10, तो ये आ जाएगा 8.325, 8.325।
तो जो मैक्सिमम टॉलरेंस ये आपसे पूछ रहा था वो मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी आ जाएगी 8.325। आई होप सबको समझ में आ गया। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा आपको थोड़ा अलग हटके हो सकता है करना पड़ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एन एमीटर मेजर्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.2% थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स प्लस माइनस 0.5%। मतलब एक रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रही है उसको ये मीजर कर रहा है, कितना करंट की वैल्यू बता दी और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बता दी और उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो बता दी। ये पूछ रहा है कि भैया पावर को कैलकुलेट करने में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी होगी, कैसे करेंगे? पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान से देखो, सिंपल क्या है, मल्टीप्लीकेशन, करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो अगर मुझे आई और आर के इंडिविजुअल एरर्स पता है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, यस और नो? कितना हो जाएगा? मीजर्ड वैल्यू आई की कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है मीजर्ड 10 प्लस माइनस आई की एरर को 2 बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आई स्क्वायर है ना, आई इंटू आई, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस रेजिस्टेंस में कितनी है 0.5 और ये क्या है परसेंटेज, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 25,250 प्लस माइनस 0.2 0.2 एंड 0.5, तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 9, ये हो जाएगा 0.9%। तो परसेंटेज एरर इन पावर कितनी हो जाएगी 0.9। आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखो, सिर्फ अगर आपको टर्म्स के मतलब समझ में आ गए हैं, अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया है तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना आपके लिए। कह रहा है इन अ मेजरमेंट ऑफ आर बाय यूजिंग एमीटर वोल्ट मीटर मेथड द रीडिंग्स आर 10 एम्पियर 100 वोल्ट्स। मतलब एमीटर वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एमीटर वोल्ट मीटर मेथड यूज करते हैं, है ना। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और उससे पास होने वाली करंट कितनी है वो हम मेजर कर लें, उसको डिवाइड कर दें, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और दोनों का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू है वो भी दे रखी है 100 एम्पियर और 500 वोल्ट्स। अब ये क्या कह रहा है, द एमीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 0. plus minus 0.2% with respect to full scale deflection and voltmeter has an accuracy of plus minus 0.4% with respect to full scale deflection। पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो R को आप कैसे लिखोगे V अपॉन आई, यस और नो? R को कैसे लिखोगे V अपॉन आई। अब यहां एक समस्या है, इसने ये जो एरर आपको दी है ना वो एक्चुअली इसने आपको परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर दे दी है और आपको क्या चाहिए, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो हमें पहले परसेंटेज गारंटीड एरर को परसेंटेज लिमिटिंग एरर में चेंज करना पड़ेगा। कई बच्चे ये ना करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे और अच्छे एग्जाम में गेट हो गया, इसरो हो गया, इसमें आपको वो ऑप्शन भी दे रखा होगा जिसमें आपने डायरेक्टली ऐड करके लिखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर की रेंज कितनी दे रखी है, वोल्ट मीटर की रेंज कितनी दे रखी है 500 वोल्ट्स। तो ये 0 से 500 वोल्ट्स मीजर कर रहा है। इसने मीजर कितना किया है, मीजर किया है इसने 100 वोल्ट्स। कितना मीजर किया है 100 वोल्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, और ये एरर कितनी दे रखी है, वोल्टमीटर के केस में एरर दे रखी है प्लस माइनस 0.4%, प्लस माइनस 0.4, प्लस माइनस 0.4। अब ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज
परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितनी होती है? AM माइनस AT अपॉन AT। कैसे निकालोगे? अब जरा ध्यान से देखो। तो AM माइनस AT क्या हो जा रहा है, जरा यहां से निकालो। AM माइनस AT निकालना है तो क्या करोगे? इस प्लस माइनस 0.4% को फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। यही तो कर रहे हो। हेलो, यही तो कर रहे हो ना? अब ध्यान से देखो जरा। तो AM माइनस AT मैं कैसे लिख रहा हूं? सबसे पहले मैं ट्रू वैल्यू लिख लेता हूं। ट्रू वैल्यू कितनी है? कितनी मीजर कर रहा है? 100 वोल्ट। ये एक्चुअली ट्रू वैल्यू है इसकी, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। तो ये हो गया 1/100। और AM माइनस AT कितना है? 0.4 प्लस माइनस 0.4। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू से। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कितनी है? 500 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 100। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, देखो कितने आ रही है। और इसको जरा परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 100 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 100 तो कट गया, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2%। ठीक है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पूरा इक्वेशन लिखना पड़े। आप डायरेक्टली अगर समझ गए हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसी तरीके से हम लिखेंगे एमीटर के लिए। एमीटर की रेंज कितनी दे रखी है? 0 to 100 एम्पियर। रीडिंग कितनी कैलकुलेट कर रहा है? 10 एम्पियर। रीडिंग कितनी कैलकुलेट कर रहा है? 10 एम्पियर। क्योंकि एरर के साथ है ना, एरर दे रखी है ना, तो ये ट्रू वैल्यू हो जाएगा। मैंने वो मीजर्ड वैल्यू गलत लिख दिया था। तो परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर, ये हो जाएगा मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। 100 से मल्टीप्लाई करोगे और कितनी एरर दिखा रहा है ये? 0.2 प्लस माइनस 0.2, तो ये आ रहा है प्लस माइनस 0.2। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ये कितनी है? AM माइनस AT अपॉन AT मल्टीप्लाइड बाई 100। AM माइनस AT यहां से क्या आ जा रहा है? जरा ध्यान से देखो, प्लस माइनस 0.2 इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू कितनी है? 100 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 नीचे आ जाएगा। AM माइनस AT निकालना है ना हमें, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ये तो AM माइनस AT आ गया इंटू 100 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू कितनी है? 10। अब जरा सिंप्लीफाई कर लो। ये 100 कैंसिल हो गया, ये चला गया, ये भी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2%। काम खत्म। अब देखो, अब आपके पास एमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 एम्पियर प्लस माइनस 2%। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? 100 वोल्ट्स ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस 2%। तो भैया करंट ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V अपॉन आई कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 10, दैट इज 10। तो एरर कितनी हो जाएगी? 10 प्लस माइनस, चूंकि डिवीजन कर रहे हैं ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4%। ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लो इसको एक बार फटाफट जल्दी से। आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेंसिटिविटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो,
अब देखो क्या कह रहा है, 2 वोल्ट मीटर्स विद रेंज ऑफ 0 to 100 वोल्ट्स, मतलब 2 वोल्ट मीटर एक जैसे हैं, उनकी रेंज है 0 से 100 वोल्ट्स। दे हैव सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ohms पर वोल्ट और 20,000 ohms पर वोल्ट। दोनों की सेंसिटिविटी अलग अलग है, रेंज सेम है। These are connected to measure the voltage across 50 ohm resistance as shown in the figure। अब फिगर दिया नहीं है, फिगर में बना देता हूं। तो फिगर बहुत सिंपल सा है, कुछ इस तरीके का है। एक 50 वोल्ट का सोर्स है, और 2 रेजिस्टेंस एक सर्किट में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इनकी वैल्यू है 100 किलो ओम और 50 किलो ओम। 100 किलो ओम और 50 किलो ओम्स। और जो आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हो वो इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके अक्रॉस आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हो, यही तो कह रहा है। टू मीजर द वोल्टेज अक्रॉस 50 किलो ओम रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। फिर कह रहा है फाइंड द मीटर रीडिंग्स एंड परसेंटेज एरर्स। दोनों मीटर की आप रीडिंग बता दीजिए और उसमें कितनी कितनी एरर आ रही है, और साथ ही साथ कह रहा है लोडिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी आप बताइए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की मदद से हम लोडिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ ना सोचूं, ठीक है ना, कुछ ना सोचूं और सब कुछ आइडियल मानकर चलूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ आइडियल चल रहा है, तो मुझे 100 किलो ओम और 50 किलो ओम के बीच में अगर देखना हो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, ये वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, तो सिंपली जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए थी 50 किलो ओम के पास, वो कितनी आनी चाहिए थी? 50 टोटल है, डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 100। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 150। 0 0 चला गया, 5 1 5, 5 3 15। अब इससे इसको कट करोगे तो एक्चुअल वोल्टेज क्या आना चाहिए, इसको जरा कैलकुलेट कर लो। अच्छा सॉरी, एक गड़बड़ हो गई है, ये मतलब सिर्फ वैल्यू की गलती है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है। ये 150 वोल्ट है, उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसको जरा चेंज कर लो, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो सारा झमेला ही खत्म। 150 है, 100 उधर चला गया, 50 उधर चला गया, कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपली 50 वोल्ट आना चाहिए था, ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन इसको हम मीजर कर रहे हैं वोल्टमीटर लगा के। अब एक ध्यान से एक बात समझना, मान लो ये है रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस है सर्किट में, हमने इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। अगर सब कुछ आइडियल है, अगर ये एक आइडियल वोल्टमीटर है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट होगा तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू पास होने वाली करंट 0 हो जाएगी, और जो करंट यहां से आ रही थी वो पूरी की पूरी करंट यहां से पास हो जाएगी। और ये वोल्टमीटर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज बता देगा कि कितना वोल्टेज है, मेजर कर लेगा। लेकिन एक समस्या है, जितने भी वोल्टमीटर हैं वो सारे के सारे करंट मेजरिंग डिवाइस हैं। भाई वोल्टमीटर कैसे मेजर करेगा? हवा में कैसे मेजर कर लेगा? कैसे वोल्टमीटर को पता लगेगा कि कितना वोल्टेज है? तो ये तो बात हो गई आइडियल, थ्योरेटिकली तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में मान लो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस आप लगा रहे हो वोल्टमीटर, और ये प्रैक्टिकल वोल्टमीटर है, आइडियल नहीं है। हमारी जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिकली है। तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना होके कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा, इज नॉट इनफाइनाइट,
बट हाई रेजिस्टेंस होगा, बट कुछ ना कुछ होगा। अब अगर इनफाइनाइट नहीं है और यहां से करंट आई तो डेफिनेटली कुछ करंट यहां भी जाएगी, यस और नो, और जो करंट बची वो यहां जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई कुछ ना कुछ करंट तो ये वोल्ट मीटर ड्रॉ करेगा, और इस वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो जितने भी वोल्ट मीटर हैं वो करंट सेंसिंग डिवाइस हैं। कितनी करंट वो ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट से, उसको मीजर करके वो बताते हैं कि एक्चुअली उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, जहां पर आप वोल्टेज मीजर कर रहे हो। अब ध्यान से समझना मेरी एक बात को, इसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो हम जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसमें एरर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर ने जो करंट ड्रॉ करी वो ज्यादा है। जब ज्यादा करंट यहां से जाएगी तो कम करंट यहां से जाएगी, यस और नो? तो जो एक्चुअली करंट जानी चाहिए वो तो जा नहीं पा रही है। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि किसी भी अच्छे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, ताकि वो कम से कम करंट ले, कम से कम लोडिंग इफेक्ट हो। तो लोडिंग इफेक्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मुझे इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता चल जाए और मैं इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कितना वोल्टेज होगा, यस और नो? तो जरा एक बार करके देखते हैं। अब मैं सबसे पहले वोल्ट मीटर ए की बात करता हूं, इसको मैं ए वोल्ट मीटर बोल देता हूं। तो ए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, जरा जल्दी से मुझे बताओ। कितना निकाला था हमने? ए की सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज रेंज। ए की सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है? ए की सेंसिटिविटी दे रखी है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। वोल्टेज रेंज कितना दे रखा है? वोल्टेज रेंज दे रखा है 0 to 100, तो ये हो जाएगा 100। सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा? 100 किलो ओम। अब मुझे क्या करना है, इस आर ए, इस वोल्ट मीटर ए के रेजिस्टेंस आर ए और 50 किलो ओम, इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, सॉरी ज़्यादा तो नहीं कर दिया, एक जीरो, अब सही है। 5000 डिवाइडेड बाई 150। इसको जरा निकालो, कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 150, ये आ जाएगा 33.33 किलो ओम्स। अब ये कॉम्बिनेशन इस 100 ओम के साथ लगा है, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा जरा बताओ? इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? वोल्ट मीटर ए की रीडिंग कितनी आएगी? टोटल वोल्टेज है 150। ए मीटर के रेजिस्टेंस और 50 किलो ओम का जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कितना है? 33.33, और 100 किलो ओम के साथ सीरीज में लगा है। ये निकाल लो, कितना आ जाएगा? ये आएगा 150 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33, यस। तो ये आ जाएगा 37.49 वोल्ट्स। तो आप मुझे परसेंटेज लिमिटिंग एरर बता सकते हो ए वोल्ट मीटर की? यस। कितना मीजर कर रहा है? 37.49। कितना मीजर करना चाहिए था? 50 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो जाएगा? 37.49 माइनस 50 डिवाइडेड बाई, ये सिंपली 50 है 2 कर दो,
तो -25.02% इतनी एरर आएगी ए वोल्ट मीटर से और ये रीडिंग आएगी। इसी तरीके से आप दूसरे वाले वोल्ट मीटर के लिए कर सकते हो। वोल्ट मीटर बी, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, सेंसिटिविटी बी की मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज रेंज। सेंसिटिविटी कितनी दी है, सेंसिटिविटी दे रखी है 20,000 और रेंज है 100, 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2000 किलो ओम्स। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, RV एंड 50 किलो ओम, कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2050, कितना हो जाएगा, निकालो जरा, ये हो जाएगा 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2050, ये हो जाएगा 48.78 वोल्ट्स। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया तो बी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, टोटल वोल्टेज है 150, इक्विवेलेंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस आया 48.78 और ये सीरीज में किसके 100 किलो ओम के साथ है 48.78, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लो जरा, ये हो जाएगा 150 इंटू 48.78 डिवाइडेड बाई 148.78, ये आ जाएगा 49.17 वोल्ट्स। ये तो आ गया कि बी वोल्ट मीटर ने मीजर कितना किया। अब परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितनी है इसमें बी वाले में, 49.17 मीजर किया, कितना मीजर करना था 50 डिवाइडेड बाई 50, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 49.17 माइनस 50 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -1.66 और ये आ जाएगा परसेंटेज। तो दोनों ही वोल्ट मीटर की क्या क्या रीडिंग्स आएंगी और क्या एरर्स आएंगी वो आपको मिल गई। आई होप क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, एक बहुत छोटा सा पोर्शन बचा है और कुछ प्रॉब्लम्स बचे हैं, उनको हम बाद में कर लेंगे। मेजर जो था वो हो गया है, तो एरर एनालिसिस ऑलमोस्ट आज खत्म हो गई है। बहुत छोटा सा पोर्शन बचा है और टाइप्स ऑफ एरर का, और उसके बाद रेजोल्यूशन और टाइप ऑफ एरर का, उसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, उसके बाद सिंपली हमारा एरर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मीटर्स की तरफ चलेंगे जिसमें हम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। बट सेशन एंड हो इससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं, जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और उनको कुछ भी डाउट है तो आप हमेशा अपना डाउट टाइमलाइन के साथ लिखिए, तो आपका डाउट ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर हो पाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।